भारतीय जनता पार्टी जो है वो शाक्य समाज को एक तरह से मूर्ख समझती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि शाक्य समाज हमारी चालों को समझ नहीं पा रहा है। भारतीय जनता जो व्यक्ति आदरणीय नेताजी के सम्मुख इतना बेहतरीन चुनाव लड़ा, आपने उसे एमएलसी क्यों नहीं बनाया? आपने उसे अब वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं भी तो एक जनता हूँ। ये बात मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है, ये किसी एक आम साकी के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आएगा? नेताजी को सदैव हम समाजवादियों ने एक भगवान की तरह माना है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में पहला चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं आरएमएसटी भारत। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को टिकट दी है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज साक्य पे भरोसा जताया है। चुनाव को देखते हुए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं समाजवादी युवा गौरव कुमार। गौरव, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नए स्टूडियो के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपकी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा पे उतारा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है आजमगढ़, रामपुर ये सपा के गढ़ माने जाते थे, ये गढ़ जो है हमने जीते हैं। मैनपुरी भी कहीं ना कहीं सपा का ही गढ़ रहा है। आप इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं चाहूँगा पहले तो आप ये जो गढ़ शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सुधार करिए। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, रामपुर ऐसे तमाम जगह हैं जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जा सकता है, लेकिन मैनपुरी गढ़ नहीं है, ये नेताजी का घर है, ये समाजवादी पार्टी का घर है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि रामपुर, आजमगढ़ के बाद में मैनपुरी में कमल खिलाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रामपुर में क्या हुआ सबको पता है। लोकतंत्र तार तार हुआ, सारी मर्यादाएं तोड़ दी गई, लोगों को घरों से वोट डालने के लिए नहीं निकलने दिया गया। आजमगढ़ में ठीक ऐसी ही स्थिति रही। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये गलतफहमी दूर कर दे। जो उन्होंने इस तरह के कारनामे किए हैं वो मैनपुरी में होने वाला है नहीं। मैनपुरी की जनता बेहद स्वाभिमानी है और यहाँ कड़ कड़ में आदरणीय नेताजी बसते हैं। ये सीट नेताजी की अपनी सीट रही है और ये आदरणीय नेताजी का घर है। हम मैनपुरी जीतेंगे और बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आरोप और प्रत्यारोप ये तो लोकतंत्र की सुंदरता है। आरोप ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में हम आपको 20 उदाहरण दे देंगे जो पिता की जगह पे पुत्र को सीट दी गई है, तो वो परिवारवाद नहीं है। हम करें तो परिवारवाद है, आप करेंगे तो वो राष्ट्रवाद है, ये तो नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, वो जो खुद करते हैं वो दूसरों पे आरोप लगाते। लोगों का ध्यान कैसे भटके, वही काम खुद करेंगे और दूसरों पे आरोप लगा देंगे। जैसे कि आपका ध्यान वहां लगा रहे तब तक खुद कर लें, कुछ नहीं है। जनता जिसे चाहती है, लोकतंत्र में जनता जिसे चाहती है उसे चुनती है। कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो जनता अपना परिणाम बता देगी। अच्छा, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन था। जब दो पार्टियों का गठबंधन होने के बावजूद नेताजी 90,000 वोटों से जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? वो मैं सहमत हूँ। ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब बहुजन समाज पार्टी से आपका गठबंधन था तब आप 90,000 मतों से जीते, इस बार तो आपका गठबंधन नहीं है, तो आप का परिणाम क्या रहेगा? इस पर देखिए, सीधी सी बात है, वो जो चुनाव था वो चुनाव हम लोगों ने इस तरह से लड़ा था कि आप कहीं से भी जाके पता कर लीजिए, वो चुनाव में एकदम से न कोई प्रचार हुआ, न कोई इस तरह से वोट मांगने के लिए निकला। वो चुनाव सिर्फ नेताजी के
प्यार में, नेताजी के लगाव में लोग वोट डालने गए और वोट डाल दिया, 90,000 मतों से जीत गए। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उस समय हमारे बूथ 40%, 45% रहे। वो बूथ जो हमारे सदैव 90 और 85% रहते थे, वो उस चुनाव में 40% रहे, 45% रहे। तो सीधी सी बात है, वो अंतर आ गया। इस बार ऐसा नहीं होगा। हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं। हमारे नेताओं ने कहा है कि वो गलतफहमी में न रहें। हमसे जो गलतियां हुई हैं, हम लोग जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, वो जी। चीज़ें हमने अब निकाल दी हैं। चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ा जा रहा है। हम लोग बूथ बूथ पर अपना काम कर रहे हैं और उस समय ऐसे कोई हवाबाजी में चुनाव नहीं हो रहा है। हम लोगों ने बाकायदा एक रिकॉर्ड खंगाले हैं और जो जो कमियां हम पिछले विधानसभा चुनाव में हमसे हो गई हैं, वो अब नहीं होंगी और परिणाम आएगा तो पता चलेगा क्या होगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने आलोक साक्य को अपना जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया है, बनाया है उन्हें। मैनपुरी लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं दूसरे नंबर का तादाद संख्या में वोटर जो है वो साक्य समाज आता है। क्या साक्य समाज को रिझाने के लिए आलोक साक्य को जिलाध्यक्ष बनाया है? नहीं नहीं अगर आप ये कहेंगे साक्य समाज को रिझाने के लिए आलोक जी को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं बेमानी है। आदरणीय आलोक साक्य जी के पिता, जो हमारे नेताजी के साथी रहे हैं, वो आज से नहीं, हम लोगों के जन्म से पहले से समाजवादी हैं और कहीं ना कहीं वो हम लोगों से बड़े समाजवादी हैं। उनके पिता समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। आदरणीय आलोक जी 3 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के, पिछली हमारी सरकार में मंत्री रहे। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि उन्हें रिझाने के लिए बनाया। चूंकि कार्यकारिणी भंग थी हमारी प्रदेश की, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी को भंग कर दिया था, तो यहाँ चुनाव होना था, जिला अध्यक्ष की आवश्यकता थी, तो उनकी नियुक्ति हो गई। इसमें कोई रिझाने वाली बात, रिझाने की बात तो तब होगी कि वो समाज हमारे साथ ना हो। तो इस जिले के ही नहीं, पूरे प्रदेश के साक्य समाज ने आदरणीय नेताजी का और समाजवादी पार्टी का सदैव साथ दिया और इस बार भी साथ देगी। समाजवादी पार्टी में नेताजी के निधन के बाद और तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थीं, जैसे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव जी का नाम चल रहा था कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो होंगे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डिम्पल जी को भी मैदान में लाना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण रहे? नाम चलना अलग बात है, प्रत्याशी घोषित करना एक अलग बात है। पार्टी ने कोई आधिकारिक रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। जहाँ तक माननीय तेज प्रताप सिंह यादव जी की बात है, तो वो यहाँ क्षेत्र में जन जन तक मिले हुए हैं और यहाँ के लोग प्रेम से उन्हें सांसद जी कहते हैं। तो आदरणीय नेताजी का निधन हुआ और जब चुनाव की तारीख की घोषणा हुई, तो यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि आदरणीय सांसद जी चुनाव लड़ेंगे। फिर पार्टी का निर्णय आया कि आदरणीय डिम्पल जी चुनाव लड़ेंगे, तो पार्टी का जो निर्णय था वो सर्वोपरि है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिया गया था। माननीय सांसद जी ने स्वयं बयान दिया है, दूसरे दिन के जन भावनाओं को देखते हुए, जो जन भावना थी, पार्टी ने वो निर्णय लिया है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्रत्याशी घोषित कर दिया, बदल गया। वो तो तब कहेंगे कि जब प्रत्याशी कोई घोषित हो गया हो। लोग तो उन्हें प्रेम से सांसद जी कहते हैं और वो सभी के सांसद जी हैं। अच्छा, एक हमने आपका वीडियो सुना था जिसमें आप कह रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग भोगांव विधानसभा जीत के आ रहे हैं, तो आप ये इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं? उसके पीछे देखिए, कोई भी बात बगैर किसी तर्क और बगैर आंकड़े के नहीं कहनी चाहिए। वो जो मैंने कहा है कि हम इस बार भोगांव विधानसभा जीत कर आ रहे हैं, उसके पीछे तर्क है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो साक्य समाज को एक तरह से मूर्ख समझती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि साक्य समाज हमारी चालों को समझ नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बंदूक चलाती है, वो साक्य समाज के कंधे पर रखकर चलाती है। आप बताइए, माननीय नेताजी के सामने आदरणीय प्रेम सिंह साक्य जी चुनाव लड़े और 90,000 मतों से चुनाव हार गए। हालांकि वो प्रतिशत कम था वोट का, तो वो हार का अंतर कम रहा। कुछ भी हो, आंकड़ों में अगर कहा जाएगा तो वो सिर्फ 90,000 मतों से चुनाव हारे हैं। वो 2014 में चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2019 में चुनाव लड़े। आप हमें बता दीजिए कि अभी विधान परिषद के चुनाव हुए, पूरे प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को एमएलसी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने जिनका कोई वजूद नहीं है।
जो व्यक्ति आदरणीय नेताजी के सम्मुख इतना बेहतरीन चुनाव लड़ा, आपने उसे एमएलसी क्यों नहीं बनाया? आपने उसे, अब वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मैं भी तो एक जनता हूं। ये बात मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है, ये किसी एक आम साकी के दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आएगा? आदरणीय आलोक साकी जी भोगांव से चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, उन्हें कौन वोट दे देता है? साकी समाज को वहां आप अपमानित करते हैं, वहां उन्हें हरा दिया। आदरणीय सर्वेश साकी जी इटावा में चुनाव लड़े, यही जो रघुराज जी हैं, इन्होंने भितरघात करके ये एकदम उसी मौके पर भाजपा में शामिल हो गए और साक्य समाज को तोड़कर इन्होंने आदरणीय सर्वेश साक्य जी को सदन में जाने से रोक दिया। आप कैसे कह रहे हो कि हम समाज के हितकारी हैं? आप समाज के साथ एकदम से गद्दारी कर रहे हैं। तो साक्य समाज ये चीज समझ गया। चूंकि मैंने भोगांव की बात कही है कि हम इस बार भोगांव जीत कर आ रहे हैं, तो ये लोग भोगांव के साक्यों को एकदम से बहकाते थे कि ये देख लीजिए साक्य प्रत्याशी आए, आप इन्हें वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं साक्य समाज वोट इन्हें दे देता था इस आस में कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर प्रतिनिधित्व करेगा तो हमारी बात करेगा। लेकिन वो अब इस बात को समझ गए, वो अब इस बात को समझ गए हैं कि जब बात इटावा की होगी तो ये लोग सभी मिलकर वहां पे साकी को हरा देंगे, जब बात भोगांव की होगी सभी मिलकर वहां साकी को हरा देंगे। भोगांव विधानसभा साक्य बाहुल्य है। भारतीय जनता पार्टी को 100% पता है कि यहाँ पर विधायक की टिकट अगर किसी साक्य को दे दो तो बड़े अंतर से विधायक बनेगा। इसी वजह से वो वहां किसी साक्य को टिकट नहीं देते कि कोई साक्य जीतकर सदन में न चला जाए। वहां पर आप विधायक बना देते हैं पंडित जी को, जहां पर सॉलिड है कि जीत कर आएगा, वहां आप विधायक बनाएंगे पंडित जी को। आदरणीय पंडित जी को वहां आपने विधायक बना दिया, जिनकी संख्या बहुत कम है। जनप्रतिनिधि क्या होता है? समाज की बात कहने वाला। जिसकी संख्या अधिक है आप उसे क्यों नहीं दे देते? तो ये चीजें साक्य समाज के समझ में आ गई हैं कि आप उनके कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चला सकते। तो बस इसी का पलटवार करने जा रहा है साक्य समाज इस बार, और अपना एक एक वोट साइकिल वाले बटन दबाकर आदरणीय डिम्पल जी को देगा और हम इस बार भोगांव विधानसभा जीत कर आएंगे। आदरणीय शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही मंच पर थे, इससे आपको आपकी पार्टी को क्या लाभ होगा? आज के जो पल थे और आज का जो दृश्य था जी, इसका इंतजार हम सभी सच्चे समाजवादी लोग बीते बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। हम लोग जिस ऊर्जा से लोकसभा उपचुनाव लड़ रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय प्रोफेसर साहब एवं माननीय चाचा जी ने एक ही मंच पर आकर हम लोगों के, हम समाजवादी लोगों के उस जोश को ठीक 10 गुना कर दिया है। अब आप अंदाज लगा लीजिए क्या होने वाला है। हम लोग प्रफुल्लित हैं, बेहद प्रफुल्लित हैं। इतनी प्रसन्नता है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता है। वो प्रफुल्लता, उस प्रसन्नता 8 दिसंबर को परिणाम में दिखाई देगी। नेताजी की अनुपस्थिति में समाजवादी पार्टी पहला चुनाव लड़ने जा रही है, तो आप लोग नेताजी की अनुपस्थिति में कैसा महसूस कर रहे हैं? कहाँ आपको कमी, नेताजी की कमी कोई खल रही है या नहीं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। श्रद्धेय नेताजी की कमी जीवन पर्यंत खलती रहेगी। जहां तक आपने ये कहा है कि नेताजी की अनुपस्थिति में चुनाव में या क्या कठिनाइयां नजर आ रही हैं, नेताजी को सदैव हम समाजवादियों ने एक भगवान की तरह माना है। आज नेताजी हमारे बीच नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में पहला चुनाव है। नेताजी हम लोगों को वो मजबूती, वो प्रेरणा, वो संस्कार देकर गए हैं कि अगर हम उनकी एक तस्वीर भी देख लेते हैं तो ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये बात एकदम से सत्य है कि उनके बगैर, उनके उपस्थिति की अपेक्षा अनुपस्थिति में हम कमजोर हैं, लेकिन उनके बताए गए रास्ते हमें सदैव मजबूत करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग नेताजी की तस्वीर देखते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और हम नेताजी के आशीर्वाद से और उनके नाम लेकर चुनावी मैदान में हैं
नेताजी के आशीर्वाद से ये जीत इतनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस चुनाव पर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की नजर है। तो नेताजी के बताए गए रास्ते हम समाजवादियों को कदापि कमजोर नहीं पड़ने देंगे, और ये प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जीत पूरे देश में ये संदेश देगी कि ये देश अब समाजवादी रास्ते पर चलने वाला है। गौरव जी, एक अंतिम सवाल। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पूरे प्रदेश में कमल खिला है, इस बार मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है, तो आप अपनी जीत को लेके कितने विश्वास में हैं कि आप वहां जो है चुनाव जीतेंगे, मैनपुरी लोकसभा का आप चुनाव जीतेंगे? माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से सबसे पहले ये पूछिए कि पूरे प्रदेश में कमल खिल चुका है, सिराथू न्यूजीलैंड में है क्या? उनसे पूछिए सिराथू में क्या हुआ। बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, वो वैसे भी बड़बोले हैं, और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और किन परिस्थितियों में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, वो सर्वविदित है। वो एक चेहरा है, वो चेहरा दिखाकर सिर्फ उनके समाज का वोट लूटा जाता है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका पड़ रहा है, उनकी हिम्मत नहीं कि एक शब्द बोल दें। जहां तक मैनपुरी के चुनाव की सवाल है, तो ये चुनाव हार और जीत का चुनाव नहीं है। ये मैंने कहा था कल, मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव चुनाव नहीं है, ये हम सबके प्रिय, हम सबके भगवान, समाजवादियों के भगवान श्रद्धेय नेताजी की श्रद्धांजलि सभा है। और मैनपुरी लोकसभा की जनता एक एक वोट साइकिल वाला बटन दबाकर अपने नेता को श्रद्धांजलि देने जा रही है। 8 तारीख को परिणाम आएगा, उनके पैरों तले जमीन सरक जाएगी। हमारे दर्शकों को कोई खास संदेश देना चाहें? संदेश नहीं, प्रार्थना है। मैं अक्सर एक बात कहना चाहता हूं कि अब ये जो क्षेत्रीय स्तर पर जो पत्रकार हैं, युवा साथी जो पत्रकारिता जगत में गए हैं, ये समाज को सच्ची खबरों से वाकिफ कराते हैं। ऊंची मीडिया का क्या हाल है वो सबको पता है, वो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार ईमानदार शब्द का प्रयोग किया था। अब वो सबको पता है कि ऊंची मीडिया का हाल क्या हो चुका है। ऐसे में आप लोग जो पत्रकारिता जगत में विश्वसनीयता को कायम रखे हुए हैं, उसके लिए हम सभी आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। और आपके दर्शकों को, चाहे भले ही वो कम संख्या में हों, उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएं और ऐसे लोगों को उत्साहवर्धन करें, ताकि ये हमें समाज की सच्चाई से वाकिफ कराते रहें। तो ये थे समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता गौरव कुमार गौरव, जिनसे हमने सवाल किए। उन सवालों का उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।